Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Landscape. So today we will go through the poem third of second grade English literature RPSC, The Sun Rising by John Donne. So shall we start the MCQs questions? So the first question is which of the following terms best describe the opening of The Sun Rising, where the speaker directly and abruptly addresses the sun? कौन सी टर्म बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है ओपनिंग लाइंस को जो द सन राइजिंग पोएम की ओपनिंग लाइंस हैं वो क्या एड्रेस करती हैं? तो द आंसर इज बी, एब्रप्ट कॉलिक्वल ओपनिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो किसी सॉफ्ट इंट्रोडक्शन की बजाय एकदम एब्रप्टली अचानक से ही स्टार्ट होती है या कॉलिक्वल वे में शुरू होती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द लाइन गो टेल कोर्ट huntsman that the king will ride, who is the king likely referring to in the historical context of Donne's time? So the answer is King James first. Answer is B. Okay. जो डन है वो इंग्लैंड से थे, तो वहाँ का राजा किंग जेम्स फर्स्ट था उस टाइम, तो ये एक हिस्टोरिकल एल्यूजन है। गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड, तो जो वो राजा था उनको हंटिंग का बहुत शौक था। डन ने इस रियलिटी का यूज़ करके पोएम को कॉन्टेम्परेरी और रियलिस्टिक बनाया है। ओके, सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What metaphysical conceit does Donne use to challenge the sun's reverent and strong beams? So the answer is B, the ability to eclipse the sun with a wink. तो स्पीकर यहाँ पर पोएम में कहता है कि वो एक पलक झपकाकर सूरज की रोशनी को मतलब मिटा सकता है। ये एक एग्जाग्रेटेड कंपैरिजन यानी कंसीट है। इसका मतलब है कि लवर का जो एटर्नल वर्ड होता है वो उसकी अपनी मर्ज़ी से चलती है। और इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो लवर यानी जो उसका इनिशियल वर्ड है वो उसकी अपनी मर्ज़ी से चलता है, और जो फिज़िकल वर्ड यानी सन हो गया को जब चाहे इग्नोर कर सकता है वो। तो यहाँ पे कंसीट यूज़ हुआ है, मेटाफिजिकल कंसीट। ओके, so the next question, Donne mentions both the Indies. Which specific treasures was the East in India famous for in the 17th century? So the answer is spices, B. 17th सेंचुरी में ईस्ट इंडीज़ एशिया अपने मशहूर मसालों के लिए यानी जो स्पाइसेस हैं उनके लिए, और वेस्ट इंडीज़ अमेरिका अपने गोल्ड माइंस के लिए मशहूर था। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन जब हम किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को इंसानी गुण यानी ह्यूमन ट्रीट्स देते हैं तो पर्सोनिफिकेशन यूज़ होता है। ओके, यहाँ पे डन सूरज को थका हुआ बता रहा है, उसे ओल्ड एज यानी उसे बूढ़ा कह रहा है, उसे आराम करने की ज़रूरत है ऐसा कह रहा है, यानी वो सूरज को एक इंसान की तरह ट्रीट कर रहा है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होगा। विच एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम डज द पोएम रिले ऑन फॉर इट्स फाइनल कंसीट ऑफ द सन साइक्लिंग द लवर्स? सो द आंसर इज बी, पैक्लोमेटिक सिस्टम। ओल्ड एस्ट्रोनॉमी के अकॉर्डिंग जो अर्थ थी वो सेंटर में थी और बाकी सब उसके चारों ओर चक्कर लगाते थे, इसी को टोलेमिक सिस्टम कहते हैं। डन यहाँ पे इसी लॉजिक को यूज़ करता है। वो कहता है कि उसका बेड यूनिवर्स का सेंटर है, इसलिए सूरज को अब सिर्फ उस बेड के चारों तरफ घूमना चाहिए। What is the tone of the speaker towards the end of the poem? So the answer is B, victorious and patronizing tone. पोएम की स्टार्टिंग में तो जो स्पीकर है वो गुस्से में था, पर जैसे एंड आता है
वो विक्टोरियस यानी जीता हुआ महसूस करता है। वो सूरज पे दया खाता हुआ कहता है, बेचारा बूढ़ा सूरज, तुझे थकान होती होगी, चल तू सिर्फ हमारे कमरे को वार्म कर दे, तेरी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। ये टोन बहुत ही उसको नीचा दिखाने वाली है सूरज को यहाँ पर, और वो विक्टोरियस फील कर रहा है यहाँ पर ये ऐसा कहकर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फ्रेज ऑल हॉनर्स मिमिक all wealth, alkyne. What does the word alchemy implies about worldly rich? Alchemy means imitation or reality. So the answer is B. They are fraudulent and inferior imitation. एल्कमी एक पुरानी साइंस थी जिसमें लोग सस्ती मेटल को सोना बनाने की कोशिश करते थे, जो अक्सर नकली होता था। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो कंपैरिजन कर रहा है कि दुनिया की बाकी सारी जो भी एल्कमी है वो सब फेक है, और सिर्फ उसका जो प्रेम है वो ही असली सोना है। वो यहाँ ये कह रहा है। हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टैंजा ऑफ द सन राइजिंग? सन राइजिंग में ईच स्टैंजा कितनी लाइन्स हैं? सो द आंसर इज बी 10। 3 स्टैंजा हैं 10 लाइन के, 30 लाइन्स है टोटल, ईच स्टैंजा ऑफ 10 लाइन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम इन अ माइक्रोकॉज्म ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट डज दिस लिटरेरी कॉन्सेप्ट मीन्स? माइक्रोकॉज्म मीन्स अ वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड। यहाँ पे डन कहता है कि उसे बाहर की दुनिया की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका छोटा सा जो कमरा है वही उसका यूनिवर्स है। सो द आंसर इज बी, अ स्मॉल सिस्टम रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल द स्पीकर टेल्स द सन ऑफ बॉदर इनसाइड इंस्टेड ऑफ द लवर? सो द आंसर इज फिलोसफर और सेजेस। डन ने स्कूल बॉयज, हंटमैन, फार्मर, कंट्री एंड्स के जिक्र किया है, मतलब इन सब का जिक्र किया है, कंपैरिजन किया है इन सब। डन कहता है कि इन सबको सूरज जगाता है, पर उन्होंने फिलोसोफर का जिक्र नहीं किया है, तो ये एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि क्या नहीं, मतलब क्या नहीं यूज़ हुआ है पोएम में। तो यहाँ पर फिलोसोफर और सेजेस की बात नहीं हुई है, तो आंसर इज बी। What is the rhyme scheme of the final 4 lines of each stanza? So the answer is C, C D D E. Okay? जो 10 लाइनों की राइम स्कीम है वो ऐसे होगी, A B B A, C D C, D E E. Okay? Next. The speaker says the sun's beams are worthy. Why does he then say they are reverent and strong with a sense of irony? So the answer is B, to mock the sun's perceived power compared to his own. सूरज को पूजनीय और ताकतवर कहता है, ये एक आयरनी हुई। वो ये उसके बारे में कहता तो है, पर अगली ही लाइन में वो एक ही मिनट में उसके बारे में ये कहता है कि वो सूरज को 1 मिनट में एक्लिप्स कर सकता है। वो यहाँ सूरज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसका मजाक उड़ा रहा है। तो ये आयरनी हुई। What does the speakers mean by nothing else is, after saying she is all states and all princes I? So the answer is only their love has true reality and substance. Last question, which Jacobian dramatic element is reflected in the speaker's commanding and theatrical address to the sun? So the answer is dramatic monologue. ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग था जो स्पीकर अकेले खुद ही बोल रहा है सन के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ डू like, subscribe and share. Thank you so much.